हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में भारतीय ध्वज संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं कि क्या है आखिर भारतीय ध्वज संहिता और क्या है भारतीय ध्वज को फहराने के महत्वपूर्ण नियम। इससे पहले अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता आया था 2002 में। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भाग 1 में राष्ट्रीय झंडे के बारे में विवरण है और भाग 2 में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा झंडा फहराए जाने का विवरण है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण। ठीक है, कि जो संस्कारी संस्थान है वो किस तरह के तरीके से झंडा फहराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। भारतीय झंडा संहिता 2002। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग से फहराए जाने से लेकर दिशा निर्देश प्रदान करती है और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है। महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के? एक तो झंडा उल्टा या जमीन को छूते हुए नहीं फहराया जाना चाहिए। सिंगल फ्लैग पोल से नहीं फहराया जाना चाहिए। ठीक है। तिरंगे की सुरक्षा ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जो उसे क्षतिग्रस्त करे। जैसे क्या होना चाहिए कि अगर उसमें कोई पक्षी बैठ रहा है और हम उसको पत्थर मार रहे हैं तो इससे झंडा भी क्षतिग्रस्त होगा, तो ऐसे काम नहीं करना है। ये सभी क्या है? मतलब ये सभी क्या है? दोष माने जाएंगे। ठीक है, गुनाह माने जाएंगे। ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए। कोई भी ध्वज मैला या फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक है। 3 क्या है? 3 इसकी लंबाई होगी और 2 चौड़ाई होगी। मतलब ये ध्वज कुछ ऐसा होता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, यहाँ पे अशोक चक्र होता है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा रंग है? केसरिया रंग है और यहाँ पे हरा रंग है। ये व्हाइट है, ये ब्लू है। ठीक है। टोटल 4 कलर होते हैं, तो इसका अनुपात 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। एक तो प्लास्टिक का झंडा फहराने की मनाही की गई है। ठीक है। तिरंगे को शरीर पर लपेटा नहीं जा सकता। रुमाल या पोशाक के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए। अब देखते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या संशोधन हुआ था। 2002 में ये कानून आया था और 2022 में संशोधन हुए थे। 2022 में संशोधन के बाद जो इसके फैब्रिक में 3 फैब्रिक को चुना गया था कि कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए, उसकी जगह अब ये पॉलिस्टर का भी बन सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े झंडे फहराए जा रहे हैं, वो अगर सिल्क या खादी या कॉटन के होते हैं तो वो जल्दी फट जाते हैं। ठीक है। लेकिन पॉलिस्टर का होता है तो वो मजबूती से वहीं पर टिके रहता है। ठीक है। और मशीन से बने झंडे का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अब 2022 के संशोधन के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। इसे लाने में भारत में दोस्तों उद्योगपति श्री नवीन जिंदल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उद्योगपति श्री नवीन जिंदल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके ही रखे गए प्रस्ताव के बाद यह फैसला लिया गया कि हर नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है क्या? तिरंगा फहराना। ठीक है। और 2002 में जब ये आए थे, मतलब तब फिर इन्होंने भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ ऐसे प्रावधान जो संगठनों से रिलेटेड है। ठीक है। क्या है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। सभी जगह फहराए जाते हैं, परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून के व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य होगा। ठीक है। मतलब आप ऐसी कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ठेस पहुंचे। अब अगला है, सरकारी तौर पर झंडा फहराए जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का
मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों में भी समुचित आकार में ऐसे ही झंडे फहराना वांछनीय होगा। ठीक है, इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से ध्वज हैं, ऐसे कौन कौन से अवसर होते हैं जिसके कारण राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा झुका दिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे झुका दिया जाता है, जैसे निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने उल्लेखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का निधन होता है तो समस्त भारत में जितने भी झंडे होते हैं, जितने भी तिरंगे झंडे होते हैं, उसे आधा झुका दिया जाता है। ठीक है, आधा नहीं, बस थोड़ा सा ही, लगभग 60 डिग्री एंगल में झुकाते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री पर खड़ा रहता है झंडा, उसे थोड़ा सा 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री में थोड़ा टिल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये शोक का प्रतीक होता है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जब निधन होता है तो समस्त भारत में झंडा झुकाया जाता है। और जब लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश का निधन होता है तो केवल दिल्ली में झंडा झुकाया जाता है। ठीक है, इसके साथ देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली का निधन होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का निधन होता है तो दिल्ली और राज्य की राजधानियों के झंडे झुकते हैं। और वैसे ही केंद्र या राज्य और उप मंत्री का निधन होता है, केंद्र में राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री का निधन होता है तो केवल दिल्ली का झंडा झुकाया जाता है। और राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर संघ शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री का जब होता है निधन तो संबंधित समस्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र के झंडे को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। ठीक है, और वही राज्य के कैबिनेट मंत्री का निधन होता है तो संबंधित मतलब किसी राज्य में अगर कैबिनेट मंत्री का निधन हो जाता है तो उस राज्य के या फिर संबंधित राज्य की राजधानी का थोड़ा सा झंडा को टिल्ट कर दिया जाता है, यानी कि 60 टू 70 डिग्री हल्का सा झुका दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण सूचना थी। इसके बाद एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 लाने में किस उद्योगपति की भूमिका महत्वपूर्ण रही? रतन टाटा, महेश भूपति, नवीन जिंदल या धीरूभाई अंबानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।